हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि बहुत ही जल्दी राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड स्कूल टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और हर बच्चा जो टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ है, वो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अटेम्प्ट करता है। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आइए इस वैकेंसी के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान या एसएसटी का जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसके बारे में। एसएसटी में आप जानते हैं कि कई सारे विषय हैं, उन विषयों में से मैं आपको अर्थशास्त्र का जो पोर्शन है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। अर्थशास्त्र का पोर्शन नॉर्मली बच्चे थोड़ा इग्नोर करते हैं, डरते हैं, क्योंकि उसको बहुत कॉम्प्लिकेसी के साथ में बहुत मुश्किल बना के पढ़ाया जाता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से जनरली बच्चे या तो समझ नहीं पाते या फिर उनको लगता है कि यार ये तो बहुत कठिन है, उसको छोड़ देते हैं। तो इस भ्रम को दूर कर लीजिए, बेहद आसान सिंपल सिलेबस है। हम लोग बहुत अच्छी तल्लीनता के साथ इसको करेंगे और विशेष बात क्या है इसमें? विशेष बात है कि इस सब्जेक्ट में नंबर 100 में से 100 सिक्योर किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली इकोनॉमी में या अर्थशास्त्र में नॉर्मली प्रॉब्लम होती है कि इसके साथ में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपका जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उस सिलेबस में करंट अफेयर का रोल मिनिमल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो अलग। लेकिन जो अर्थशास्त्र वाला पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं होगा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वही हैं। और यूँ समझिए मेरी बात को कि जो अवधारणाएँ या जो कॉन्सेप्ट हैं, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, उनमें कोई बदलाव होता ही नहीं है। एक बार अगर लगन से पढ़ लें, तो उसके बाद में उसमें कोई सवाल गलत होने की संभावना नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग लगन से, मेहनत से काम करें, तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं, ये कन्फर्म कर सकते हैं कि इस चैप्टर से 20 क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाहर बनेगा ही नहीं और हमारे एग्जाम में जो आएगा, इन्हीं में से प्रश्न आएगा। तो अच्छी तैयारी इसमें की जा सकती है। आइए एक बार इसको देखते हैं ज़रा कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो हमारे सिलेबस के अंदर मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट्स को या सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मूलभूत अवधारणाएं हैं, उन्हीं को रखा गया है। हमारे सिलेबस में विशेष रूप से डाला गया है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को हिंदी में हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा का जो टॉपिक है बेहद इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक होता है और इसमें बस कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं जिनको देख के बच्चे डरते हैं, लेकिन हम अपनी क्लास में कभी फॉर्मूला पढ़ते ही नहीं हैं। तो हम फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे का मतलब फॉर्मूला रटेंगे नहीं, हम उसके कॉन्सेप्ट के पीछे जाएंगे और इसके बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों ने अपनी 12th क्लास की स्टडी में या कभी कुछ इस तरह के नाम सुने होंगे, जैसे कि जीडीपी, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एनडीपी, जैसे आपने नाम सुना होगा जीएनपी, जैसे आपने नाम सुना होगा एनएनपी। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऐसे नाम सुने होंगे। वो सभी चीज़ें हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। इसके साथ साथ हमें ये पढ़ना है कि प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह से महत्व रखती है, कैसे इंपॉर्टेंट होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है, हमारे भारत में इसकी गणना के लिए जिम्मेदार विभाग या अथॉरिटी कौन सी है, और दूसरे देशों से हमारी जो राष्ट्रीय आय की प्रणाली है वो कैसे भिन्न है। ये सारी की सारी बातें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि लेवल क्या होगा, 12वीं का लेवल होगा, ग्रेजुएशन का लेवल होगा या फिर एमए का लेवल होगा। जनरली इसका लेवल 12th क्लास तक का ही रहता है। ये बेसिकली 12वीं क्लास का चैप्टर है, लेकिन अगर ये चैप्टर एमए में भी आ रहा है, बीए में भी आ रहा है, तो भी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंटेंट या कॉम्प्लिकेसी बढ़ती नहीं है। तो सरल सा, साधारण सा चैप्टर है, बहुत अच्छे से इसको तैयार किया जा सकता है। और इस चैप्टर की खूबसूरती है एक, वो क्या, इस चैप्टर की क्या, मैं ये कहूँगा कि आपका जो सिलेबस है उसको इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है कि उसकी खास बात है, आप एक बार ये सिलेबस कवर कर लीजिए, उसके बाद में आप कोई भी अलग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लगभग ये चैप्टर आपको हर जगह काम आएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप फर्स्ट ग्रेड का अर्थशास्त्र विषय से पेपर दे रहे हैं तो वहाँ भी ये सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। ये सारे चैप्टर मिलने का मतलब यहाँ तैयारी कर ली तो वहाँ भी काम आएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप आरएएस का पेपर दे रहे हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, तो वहाँ भी ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये सारे, लगभग सारे, 100% ही सारी चीज़ें वहाँ पे आपके सिलेबस में कवर्ड होती हैं। तो यहाँ पढ़ लिया तो आरएएस प्री के लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आरएएस मेंस में भी ये चैप्टर काम आ जाएंगे। आप सांख्यिकी अधिकारी या
सांख्यिकी अधिकारी के अलावा जो और कई पोस्ट आती है इसमें स्टैटिस्टिक्स का और इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है, वहाँ भी ये सब काम आएगा। तो एक अच्छा सिलेबस डिज़ाइन करके आपको दिया गया है। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये क्या है? आप सब लोगों ने बचपन में नाम सुना होगा मांग और आपूर्ति या मांग और पूर्ति। तो इस चैप्टर में हमें ये जानना होता है कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से हम मांग किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र की दृष्टि से सप्लाई या आपूर्ति किसे कहा जाता है, मांग किन कारणों से बढ़ती है, किन कारणों से मांग प्रभावित होती है, सप्लाई किन कारणों से बढ़ती या घटती है, मांग और पूर्ति का संतुलन कैसे स्थापित होता है। अगर इन दोनों का असंतुलन है, मतलब ये दोनों संतुलित नहीं है, इनमें गैप है, तो इनके गैप की वजह से क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं, सप्लाई ज़्यादा होने से क्या होगा, मांग ज़्यादा होने से क्या होगा, देश की इकोनॉमी को ये बढ़ाती हैं या देश की इकोनॉमी को पीछे खींच के ले आती हैं, कौन सा ऐसा बिंदु है जहाँ पे उपभोक्ता संतुष्ट हो जाता है, उपभोक्ता संतुष्टि का या उपभोक्ता संतुलन का बिंदु क्या है, उपभोक्ता क्यों संतुष्ट होता है उस बिंदु पे, ये सारी की सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। 12th क्लास का या 11th का कहूँगा मैं टॉपिक है। जैसे ही आप 11वीं क्लास वगैरह में पहुंचते हैं तो सबसे पहले ये चैप्टर आते हैं और डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक होते हैं, बहुत बेसिक, बहुत आसान विषय है अर्थशास्त्र। उसके बाद अगला एक चीज़ हमें पढ़ना है जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ मनी। डेफिनेशन ऑफ मनी को हिंदी में हम बोलते हैं मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे? इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है कि एक शब्द जो हम बचपन से सीखते आए हैं कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा होना चाहिए, वो मुद्रा या मनी क्या है, उस मुद्रा के मुख्य फंक्शन या उसके कार्य क्या क्या होते हैं, मुद्रा के उद्देश्य क्या है, जनता मुद्रा को क्यों अपने पास रखना चाहती है। किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो वाणिज्यिक बैंक होंगे, कमर्शियल बैंक होंगे, वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका क्या होती है। किसी देश के अंदर वाणिज्यिक बैंकों के अलावा केंद्रीय बैंक अगर है तो केंद्रीय बैंक की भूमिका क्या होती है, मतलब आरबीआई का भारत में क्या रोल है, कमर्शियल बैंक्स का क्या रोल है, वाणिज्यिक बैंक कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या कोई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के अधीन काम करता है या स्वतंत्र होता है, क्या वाणिज्यिक बैंक खाली लोन देने का काम करता है, कुछ और भी करता है, ये सारी की सारी बातें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। इस चैप्टर को अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो हमें बेसिकली बैंकिंग पढ़ना है। अगर हम लोग बैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लें तो बैंकिंग पढ़ते ही ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा कवर हो जाता है। और याद रखिएगा ये चैप्टर प्रैक्टिकल एंगल से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर को एक बार आप समझ लेते हैं तो जब आप कोई भी अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद में जब बैंकों से डील करेंगे तो आपको समझ होगा कि अच्छा बैंक लोन कैसे देता है, कौन से बैंक से लोन लेने में फ़ायदा है, बैंक कौन कौन सी सुविधा ग्राहकों को देता है, कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है, क्यों मुझे अपना खाता एक अनुसूचित बैंक में या शेड्यूल्ड बैंक में रखना चाहिए, क्या मैं आरबीआई में भी पैसा जमा करा सकता हूँ। इस तरह के जो डाउट्स हैं वो हमेशा के लिए आपके दूर हो जाएंगे, एग्जाम में तो हम नंबर लाएंगे ही। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है विदेश व्यापार के बारे में कि भारत का विदेश व्यापार कितना है, क्या है, कैसे विदेशी व्यापार होता है। विदेशी व्यापार के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि विदेशी व्यापार में वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या भारत इस समय आयात ज़्यादा करता है, भारत निर्यात ज़्यादा कर रहा है, अगर आयात ज़्यादा कर रहा है तो किन कारणों से, निर्यात ज़्यादा कर रहा है तो किन कारणों से, ये सारी बातें हमें यहाँ पे कवर करनी है। इसके साथ साथ आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा स्कूल कॉलेज में या कभी जनरली आपने नाम सुना होगा आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आर्थिक सुधार भी नहीं सुना तो टीवी की डिबेट्स में और इन सब में आपने सुना होगा ना, बार बार ऐसा आता है कि जो वर्तमान सरकार है वो तो देश बेच रही है, उन्होंने ये कंपनी बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, ऐसी बातें सुनते हैं। उसके साथ साथ जब डिबेट होती है तो एक नाम सुनने को मिलता है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। हमें पढ़ना है कि ये निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं। निजीकरण के साथ एक नाम आपने सुना होगा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वो वैश्वीकरण क्या अवधारणा है वो हमें पढ़ना है। एक नाम और सुना होगा आप लोगों ने जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, और उदारीकरण हिंदी में बोला जाता है। तो वो लिबरलाइजेशन क्या है, तो उसको शॉर्ट में हम लोग एलपीजी सुधार या आर्थिक सुधार बोलते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वो क्या है, भारत में कब इंप्लीमेंट किए गए, इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पे क्या होता है, वर्तमान में भारत की सरकार की जो नीति है इन सुधारों के बारे में, उदारीकरण में भारत की नीति क्या है, निजीकरण में भारत सरकार क्या सोचती है। निजीकरण जब हो रहा है तो अभी तो हम सिर्फ मीडिया से गवर्न है, मतलब हमें नेताओं ने बोला कि भाई हम रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं या एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। उसके बाद एक टीवी चैनल पे एक आदमी बैठ के कहता है कि निजीकरण होना तो देश को बेचना है, दूसरे चैनल पे दूसरा आदमी कहता है कि नहीं, निजीकरण देश के हित में। उनकी सोच से गवर्न होने के बजाय हमें अपनी सोच विकसित करनी है कि आखिर सही क्या है, क्या सच में न्यूज़ वाला ठीक कह रहा है या उसके विचार ठीक नहीं है। वो सब बातें हम जानेंगे। मेन रूप से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है।
इसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ना है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारत में आर्थिक आयोजन या भारत में आर्थिक नियोजन। इसका मतलब क्या है? आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। वो पंचवर्षीय योजना बेसिकली भारतीय योजना का ही एक हिस्सा है। हमें ये पढ़ना होता है इस चैप्टर में कि हमारे भारत में जो भी विकास के काम हुए वो कैसे हुए, उनके लिए सरकार ने योजना बनाई होगी। वो योजना कौन सा विभाग बनाता है, पहले कौन बनाता था, क्यों परिवर्तन इसमें हुआ, और ये योजनाएं कितने वर्षों के लिए बनती थी, कैसे लागू होती थी। अभी तक जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू हुई हैं वो कौन सी सफल रही, कौन सी असफल रही, विफलता का कारण क्या रहा, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कब कब योजनाएं नहीं बनी, कौन सी योजना का उद्देश्य क्या था, ये सब हमें पढ़ना है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके साथ साथ हमें पढ़ना होता है भारत की आर्थिक समस्याएं। और भारत की समस्याएं जब हम पढ़ते हैं तो उन समस्याओं में बेहद इंपॉर्टेंट समस्याएं दो हैं। एक का नाम है गरीबी और एक का नाम है बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हमें पढ़ना है भारत में वर्तमान में गरीबी का स्तर क्या है, गरीबी का मापन भारत में कैसे होता है, गरीबी मापन के लिए कौन कौन सी कमेटीज भारत में बनी है, गरीबी का निवारण कैसे हो सकता है, गरीबी के कारण क्या है। दूसरी तरफ हमें यह पढ़ना है कि ये बीपीएल सुनते हो ना आप, बीपीएल परिवार, तो बीपीएल कार्ड, ये बीपीएल का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब जानना है। और हमें पढ़ना है एक चीज जिससे हम सब जूझ रहे हैं, जिसका नाम है बेरोजगारी। बेरोजगार किसे कहते हैं, बेरोजगारी के भारत में कारण क्या है, बेरोजगारी को दूर कैसे किया जा सकता है, बेरोजगारी के टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या है, बेरोजगारी का स्थायी समाधान क्या है, कितने प्रकार की अलग अलग बेरोजगारी हो सकती है, ये सब बातें हमको जाननी है। जैसे ही हम इतना पोर्शन कवर कर लेते हैं तो इतना पोर्शन कवर करते ही हमारा सिलेबस हो जाता है पूरा। तो अर्थशास्त्र का सिलेबस तो देखिए बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा हमारा सिलेबस है, बहुत आसानी से खेलते कूदते हम लोग इसको कर लेंगे और अच्छा ही करेंगे। अब बात आती है कि पेपर कैसे क्या होगा। तो देखिए इसका जो पेपर रहेगा टोटल, वो हम लोग जानते हैं कि पेपर रहेगा टोटल मिला के 300 नंबर का, 2.5 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी। तो 300 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे की ड्यूरेशन है और 150 प्रश्न आएंगे। इसका मतलब है एक क्वेश्चन हमारा हो गया 2 नंबर का, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन करने हैं। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आपको लगभग जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60-60 120 और 30 150 मिनट मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। और 1 मिनट का समय क्वेश्चन के लिए कम है या ज़्यादा? बहुत ज़्यादा है, मोर देन एनफ है। क्यों? क्योंकि जब आपको मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वहाँ समय चाहिए होता है, उनको सॉल्व करने में समय लगता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें से एक ही चीज़ होती है, या तो आपका आता है या आपको नहीं आता है। अगर आपको आता है तो विद इन 10 to 20 सेकेंड, 10 से 20 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, तो टाइम की कोई कमी ऐसा सच नहीं है। इसके बाद हमारा जो ओवरऑल सिलेबस है, उस सिलेबस में पेपर को डिवाइड कैसे किया गया है, क्वेश्चन का स्तर कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट मैटर के बारे में 12वीं तक के लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, 12वीं तक का ज्ञान रखा जाएगा। और 12वीं तक के ज्ञान के क्वेश्चन कितने होंगे? 180 नंबर के। टोटल नंबर कितने हैं? 300, 300 में से 180, तो 180 कर लूं तो लगभग कितना हो गया? 60%। तो 60% सवाल, 150 में से 60% क्वेश्चन कर लो, 90 सवाल। 90 सवाल तो हमारे होंगे 12वीं तक के स्तर। उसके बाद 80 नंबर के सवाल, 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के रहेंगे। लेकिन ये कहने को ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेसी बहुत बढ़ती नहीं है, साधारण से प्रश्न रहते हैं। और इसके अलावा 40 नंबर का जो पेपर है हमारा, वो रहेगा शिक्षण प्रणाली, टीचिंग मेथड्स, उन सब के बारे में। इस तरह से कुल मिला के 300 नंबर का पेपर बन जाता है। तो बिना किसी चिंता फिक्र के, अच्छी लगन, अच्छी मेहनत के साथ में, सही समय पे, सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सही गाइडेंस के साथ तैयारी शुरू कीजिए। जब सही संगठन के साथ, सही संगठन, सही शिक्षण संस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, सही मार्गदर्शन के साथ में आप तैयारी शुरू करेंगे तो अच्छे नंबर हासिल करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और मेहनती तो आप पहले से ही हैं। तो आइए साथ मिलकर मेहनत करते हैं। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे किसी टॉपिक की क्लास के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे शेयर करते रहिए। थैंक यू।